मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक साल पूरा हो गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां और कोरोना महामारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने चिट्ठी में जनधन खाते, मुफ्त गैस और बिजली कनेक्शन के अलावा गरीबों के लिए मकान और शौचालय बनाने का जिक्र किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स जैसी मांगों को पूरा करने की बात भी कही। पीएम मोदी ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, कामगारों के लिए किए गए कामों का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना की वजह से लॉकडाउन में नियमों का पालन करने पर देशवासियों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम लिखे पत्र में लिखा कि साल 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वो कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम चिट्ठी में आगे लिखा, बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम लिखी चिट्ठी में कोरोना महामारी का जिक्र भी किया। उन्होंने पत्र में लिखा, देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया। आपने ये सिद्ध करके दिखाया कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली, थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चिट्ठी किस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब देश कोरोना से लड़ रहा है, लोगों में उत्साह भी कम हुआ है, क्या वो उत्साह बढ़ाने का भी काम करेगा? बिल्कुल, ये चिट्ठी 10 करोड़ घरों तक पहुंचाई जाएगी और बीजेपी के कार्यकर्ता इसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये 10 करोड़ घरों तक मतलब एक बड़े तबके तक पहुंच रहा है। और दूसरी बात, कोरोना का संकट है, आप जश्न नहीं मना सकते हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि हम सादगी से ऐलान करेंगे। और प्रधानमंत्री ने जब खुद ही खत लिखने का फैसला लिया
तो ये जाहिर था कि अब रैलियां नहीं होगी, जश्न नहीं होगा, सालगिरह नहीं मनेगी। लेकिन सरकार ने जो काम किया है वो खासा योगदान देगा देश को मजबूत करने में। इस संकट की घड़ी में जो काम किया है, सीएम के बातचीत का एक ही संदेश है, भले ही ये संकट भरा साल रहा हो लेकिन ये बेमिसाल रहा है। क्योंकि अगर साल के पहले हिस्से में देखा जाए तो बीजेपी की विचारधारा, संघ की विचारधारा से जुड़े मुद्दों को लेकर ऐसे फैसले हुए, धारा 370 हटाने का फैसला हुआ, ट्रिपल तलाक कानून का फैसला हुआ, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए। तो विचारधारा से जुड़े चीजों पर ये एक साल बीते 5 सालों पर भारी रहा। उसके बाद कोरोना से लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने भारत मिसाल बना। तो कुल मिला के प्रधान आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि कोरोना के साथ जीने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कैसे आगे बढ़ना है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का लेटर एक उत्साह बढ़ाने का काम जरूर करेगा। और प्रधानमंत्री ने यह भी दिखाया है किस तरह से वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और तमाम संकट के समय और देश की जनता के सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं। दिल्ली से लगने वाली सीमाएं खोलने के लिए हरियाणा किसी नतीजे तक पहुंचता नहीं दिख रहा। दिन भर गुरुग्राम सीमा को सील करने का खेल चलता रहा। खेल इसलिए क्योंकि थोड़ी देर के लिए बॉर्डर को खोल दिया जाता और थोड़ी देर बाद बॉर्डर को दोबारा सील कर दिया जाता, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा जो कामकाज के लिए दिल्ली से गुरुग्राम में रोज पहुंचते हैं। घंटों तक लोगों को कड़ी धूप में पुलिस वालों का मूड बदलने का इंतजार करना पड़ा। कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। जैम भी ऐसा कि गाड़ियां सड़क तक नहीं पाई। जो जहां खड़ा था वहीं गाड़ी का इंजन बंद करके खड़ा रहा, क्योंकि सीमाओं को अचानक पुलिस ने सील कर दिया। गुरुग्राम बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इस वजह से जो है कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लेकिन सील हो चुकी सीमाओं पर इतनी भीड़ इसलिए पहुंची क्योंकि पुलिस ने बॉर्डर को खोल दिया था। गाड़ियां बेरोक टोक गुरुग्राम में दाखिल हो रही थी। न किसी मोटरसाइकिल सवार से कोई पास या आई कार्ड पूछा जा रहा था, न किसी कार चलाने वाले से। आम दिनों की तरह गुरुग्राम और दिल्ली के बीच लोग आवाजाही करने लगे थे। अभी जो है हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को खोल दिया है। जो बॉर्डर अब तक सील थी, एक भी गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था गुरुग्राम में, अब बॉर्डर को खोल दिया गया और आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेटिंग है वो हटा दी गई है। दिन भर बॉर्डर पर यही चलता रहा। जब सील हो चुके बॉर्डर पर हालात बेकाबू दिखते तो बॉर्डर खोल दिए जाते और फिर थोड़ी देर में सीमाएं सील कर दी जाती। इसीलिए ऐसा लगने लगा जैसे हरियाणा सरकार ये तय ही नहीं कर पा रही कि बॉर्डर खोल देने चाहिए या फिर बंद रखकर कोरोना को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुरुवार को गुरुग्राम में कोरोना के 68 मरीज मिले थे और एक की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई थी। हरियाणा सरकार ये मानती रही है कि गुरुग्राम में कोरोना के फैलने की बड़ी वजह दिल्ली से गुरुग्राम में आने वाले लोग हैं। इसीलिए पिछले कई हफ्तों से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के भी गुरुग्राम में दाखिल होने पर रोक है। लेकिन हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इस बात पे कोई शक नहीं कि सीमाओं पर सख्ती बरकरार रखनी होगी। मेरे प्रदेश में तो जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं उन्हीं से ही कोरोना बढ़ रहा है। तो मेरी मजबूरी है, मुझे तो रोकना पड़ेगा कि दिल्ली से लोग ना आए। और हरियाणा के इस रवैये को दिल्ली में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी ने तुगलकी फरमान बता दिया। आप अगर बॉर्डर सील कर देंगे इस तरह से तो फिर तो कोई सहयोग और सामंजस्य वाली बात ही नहीं है। फिर तो ये तुगलकी फरमान है कि साहब हम यहाँ किसी को नहीं आने देंगे। हरियाणा के 3 जिलों की सीमाएं दिल्ली से जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 116 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2098 हो गई है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 2682 नए मरीज भी मिले हैं, जिससे कोरोना के मरीज बढ़कर 62,228 हो गए। सिर्फ मुंबई में 36,932 कोरोना के मरीज हैं। राजस्थान के धौलपुर में धूल भरी आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई और आंधी और बारिश की वजह से वहां एक मकान गिर गया, जिसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। और यह हादसा तब हुआ जब पूरे इलाके में अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। थोड़ी देर बाद वहां तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी और बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे, जिसकी वजह से इलाके के कई मकानों को नुकसान पहुंचा। एक कमजोर मकान तो आंधी और बारिश की वजह से धराशायी हो गया और उसमें रहने वाले कई लोग मलबे में दब गए। घटना की जानकारी फौरन प्रशासन को दी गई। इसके बाद खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से मलबे को हटाया गया और फिर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनमें एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। इस तूफान ने एक घर को बड़ी बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसमें एक महिला 2 बच्चे डेथ हो गई है उनकी। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए नहीं दिखे। यही नहीं, वहां मौजूद ज्यादातर लोग न तो मास्क पहने दिखे और न ही मुंह को कपड़े से ढके नजर आए।
जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां 2 से 3 आतंकवादी घिरे हो सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि इसी को लेकर इलाके में पूरा घेराबंदी वहां पर की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में दरअसल सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई है। ये बताया जा रहा है कि वहां 2 से 3 आतंकवादी होंगे जिन्हें घेर लिया गया है। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? देखिए, एनकाउंटर जो है पहले कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, अभी फायरिंग जो है हो रही है और एनकाउंटर चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है। आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर में लगातार कॉर्डन सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जो है ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम दे रही है। तो इस अभी ये जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में जो है मिलिटेंट छुपे हैं, उसके बाद ही घेराबंदी की गई थी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनकाउंटर अभी जारी है, अभी ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 332 मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,943 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 20 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई, जिससे राज्य में कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 980 हो गया, जबकि 8,609 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। गांव लौटने का इंतजार कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने ट्रेनें रद्द होने के बाद अमृतसर में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन मजदूरों ने राज्य सरकार पर गांव लौटने के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दी। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई मजदूर मुंह तक ढके नहीं दिखे। मजदूरों ने राज्य सरकार से जल्द ट्रेन का इंतजाम करने की मांग की ताकि वो अपने गांव लौट सकें। बोले कि कैंसिल हो गया, गाड़ी नहीं जा पाएंगे, अपने अपने घर जाइए। उधर से हम लोग को कमरा भी खाली करा दिया है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और काफी कोशिश के बाद मजदूरों को समझा बुझाकर सड़क से हटवाया। हरियाणा में 15 जून से स्कूलों को खोलने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा है। प्रस्ताव में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए सिफारिश की गई है। साथ ही महीने के दूसरे और आखिरी शनिवार को छुट्टियां भी रद्द करने का सुझाव भेजा गया है। अम्फन तूफान से प्रभावित इलाकों के दौरे पर जा रही बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इससे नाराज बीजेपी सांसद पुलिस के सामने ही धरने पर बैठ गई। लॉकेट चैटर्जी को दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में रुकने को मजबूर किया गया और जैसे ही लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी रुकी, उनके काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियां भी वहीं रुक गईं। बंगाल पुलिस के अफसर और जवान लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी को घेरे नजर आए। इस दौरान लॉकेट चैटर्जी उन्हें बार बार समझाती रहीं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जनता का दुख दर्द जानने प्रभावित इलाके में जाना चाहती हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं दिखे तो लॉकेट चैटर्जी ने उन्हें वहीं धरने पर बैठकर जान देने की धमकी दे डाली। বেছে বেছে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে, আমি কি করে ভরসা করব? এবার বলুন আপনি। ম্যাডাম প্রচুর এনজিও যাচ্ছে, কিন্তু প্রপার আমাদের পারমিশন দেবে না তো। पुलिस अफसर लॉकडाउन के नियमों और कानून व्यवस्था की दुहाई देकर उन्हें आगे नहीं जाने देने की जिद पर अड़े नजर आए। हालांकि बीजेपी नेता पुलिस वालों के आगे हाथ भी जोड़ती नजर आईं, लेकिन इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखा। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल से विज्ञापनों पर खर्च का हिसाब मांगा। मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे कि 22 मार्च से जनता कर्फ्यू से लेकर 29 मई तक उन्होंने टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च किए। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में नए बेड, वेंटिलेटर पर खर्च किए गए रुपयों का भी हिसाब मांगा है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से 2 सवाल। 22 मार्च जनता कर्फ्यू से लेकर 29 मई तक आपने टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर विज्ञापन में कितने रुपए खर्च किए? अस्पताल में नए बेड, वेंटिलेटर पर कितना रुपया खर्च किया गया? अमेरिका में अफ्रीकी मूल के एक आदमी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। मिनेसोटा में कुछ दिन पहले पुलिस वालों की ज्यादती की वजह से अफ्रीकी मूल के एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद से ही वहां बवाल जारी है। मिनेसोटा में तो तीसरे दिन भी लोगों ने जमकर हंगामा किया। बेकाबू भीड़ ने इलाके के एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया। इससे पहले उपद्रवियों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने इमारत के बाहर लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ दिया और अंदर घुस गए। कुछ उपद्रवी इमारत की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ते नजर आए।
बवाल कर रहे लोगों ने इलाके की कई दूसरी इमारतों और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। प्रदर्शन की तस्वीरें न्यूयॉर्क से भी सामने आईं, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन बिगड़ते हालात का गुस्सा पुलिस ने पत्रकारों पर उतारना शुरू कर दिया। मिनेसोटा में हंगामे की रिपोर्टिंग कर रहे CNN के एक पत्रकार को पुलिस ने लाइव कवरेज के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कैमरा चालू होने की वजह से पुलिस की यह हरकत टीवी पर हजारों लोगों ने देख ली। CNN की यह टीम वहां जलाए गए पुलिस स्टेशन के सामने हंगामे की लाइव कवरेज कर रही थी, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने टीम के एक सदस्य को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। यही नहीं, उन्होंने रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार को भी पकड़ लिया। इस दौरान रिपोर्टर ने अपना ID कार्ड दिखाकर पुलिस को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने और उन्होंने उसका माइक छीनकर उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। हालांकि बाद में दोनों पत्रकारों को छोड़ दिया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसकी पुलिस को काफी वक्त से तलाश भी थी। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया। कोरोना के खतरे के बीच देश के कई इलाकों में लोगों के सामने पानी का संकट गहरा गया। महाराष्ट्र में नासिक जिले के गांववाड़ी गांव में तो लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर रोजाना पानी लाना पड़ता है, जिसके लिए लोगों को पगडंडियों और पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। रात हो या दिन, गांववाड़ी गांव की कई महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर कुएं से पानी भरने और फिर उसे घर पहुंचाने में जुटी दिखी। कुछ महिलाएं तो अपने बच्चों के साथ पानी के लिए खेतों के बीच से कुएं की तरफ जाती नजर आईं। पानी के लिए जूझने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुएं के पास पहुंचकर भी इन्हें पानी भरने के लिए काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। एक महिला तो सिर पर पानी भरे बर्तन रखकर पथरीले रास्तों पर संभल कर चलती दिखी। बताया गया कि गांव से इस कुएं की दूरी 10 किलोमीटर है और कोरोना के खतरे के बीच रोजाना इसी तरह गांव के लोग पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमें भी कोरोना का डर लगता है, लेकिन हम क्या करेंगे? कोरोना से पहले हम तो कैसे भूखे मर जाएंगे। पानी के लिए जूझ रहे लोगों ने सरकार से इस किल्लत को दूर करने की अपील की। सबको मेरी विनती है कि हमारे पास आके सब पानी का व्यवस्था ठीक से कराओ और हमारे पास भी थोड़ा ध्यान दे दो। कोलकाता पुलिस के कॉम्बैट फोर्स के कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दूसरे कर्मियों ने हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें समझाया, जिसके बाद जवान शांत हुए। 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर बड़ा फैसला किया। जानकारी के मुताबिक राज्य में 1 जून से सभी धार्मिक जगहों को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया जाए। हालांकि एक बार में केवल 10 लोग ही अंदर जा सकेंगे ताकि भीड़ न उमड़े, और मुस्लिम समुदाय के लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हें मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़नी होगी। साथ ही किसी भी धार्मिक जगह पर फिलहाल बड़े कार्यक्रम करने की मंजूरी भी नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर धार्मिक जगहों पर भीड़ उमड़ी तो मजबूरन उन्हें दोबारा बंद करना होगा। बंगाल में ममता बनर्जी के धार्मिक स्थलों को खोलने के फैसले पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। उन्होंने घोषणा कर दिया कि 1 तारीख जून से सब चाय बगीचे खुल जाएंगे, जूट मिल 100% हो जाएंगे, जितने धार्मिक स्थान हैं उनके पट जो बंद थे अभी तक वो खुल जाएंगे, और उसमें पाबंदी लगा दिया गया कि 10 लोग। कैसे इसको नियंत्रण में रखेंगे? ये संक्रमण महामारी है, इसमें आप अपने मनमानी करेंगे तो ये नहीं चलेगा। लॉकडाउन में छूट के बाद घरेलू उड़ानों में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला तेज हो गया। जानकारी के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस के 4 अलग अलग विमानों में सवार 12 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन यात्रियों में बीमारी के लक्षण नहीं मिले, लेकिन रिपोर्ट आने पर उनमें कोरोना की पुष्टि हो गई। जो यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले उनमें 3 ने 26 मई को दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरी थी, जबकि 6 यात्रियों ने बेंगलुरु से कोयम्बतूर और 2 ने दिल्ली से कोयम्बतूर जाने के लिए 27 मई को इंडिगो के 2 अलग अलग विमानों से सफर किया था। वहीं 27 मई को बेंगलुरु से तमिलनाडु के मदुरई जाने वाले विमान में सवार एक व्यक्ति में भी कोरोना की पुष्टि हुई। इन सभी यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन विमानों के चालक दल को 14 दिन के लिए घर पर ही क्वारंटीन रहने को कहा गया। साथ ही सभी यात्रियों को सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक एहतियात बरतने की अपील भी की। बंदर कोरोना मरीज का सैंपल लेकर भाग गया। यूपी के मेरठ में एक मेडिकल कॉलेज में कुछ बंदरों ने मेडिकल स्टाफ की मुश्किल बढ़ा दी।
दावा है कि इन बंदरों ने कोरोना वायरस के एक मरीज की जांच के कुछ दूसरे सैंपल भी छीन लिए। ईशांत शर्मा ने बताया कि वो विराट कोहली को बचपन से जानते हैं और टीम इंडिया का कप्तान बनने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। हम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे बचपन से हैं वैसे ही रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि वो इंडिया का कैप्टन है तो उसमें कुछ ऐसी फीलिंग आई हो कि नहीं मेरे साथ तू मजाक नहीं करेगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने अपना ट्विटर अकाउंट बंद करने की बात कही। उनके मुताबिक किसी हैकर ने उनका अकाउंट हैक कर एक आपत्तिजनक वीडियो लाइक कर दिया था। मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली ज़्यादा अजीज़ है, मुझे अपने घर वाले ज़्यादा प्यारे हैं। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में ढील के बाद राजौरी में पहाड़ी इलाके में गांव तक सड़क बनाने का काम फिर शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज की सरकार, मोदी सरकार का। हमको रोड में रोजगार मिला है और रोडें हमारी चल रही हैं, काम मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार आए भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में रहा। रात 9 बजे आए इस भूकंप के झटके करीब 10 से 15 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई। भूकंप से झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर आ गए। इससे पहले 28 मई को 2.5 की तीव्रता से और 15 मई को 2.2 की तीव्रता से दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर के 3 अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान की ओर से दागे गए 3 जिंदा बमों को सेना ने नष्ट कर दिया। बताया गया कि 2 दिन पहले पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में ये बम एक गांव में गिरे, लेकिन फटा नहीं था, जिसे सेना के बम निरोधक दस्ते ने पूरी तैयारी के साथ नष्ट किया। जिसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ वहां चारों तरफ धुआं छा गया। इससे पहले सेना के कुछ जवान घटना वाली जगह पहुंचे और बम की तलाश में खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर की खुदाई के बाद सेना के जवानों को बम ढूंढने में कामयाबी मिल गई। इसके बाद एक जवान गड्ढे में रखे बम के पास पहुंचा और फिर उसे तारों के जरिए बांधता दिखा। बम नष्ट होने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली और सेना का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी हुई, बड़ा शुक्रिया इन्होंने, शुक्रगुजार हो कि जरा गोला ब्लास्ट कर लगे, सारा रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा मेढर और बालाकोट इलाके में भी सेना के जवानों ने 2 बम नष्ट किए। बंगाल में ममता बनर्जी के धार्मिक स्थलों को खोलने के फैसले पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। उन्होंने घोषणा कर दिया कि 1 तारीख जून से सब चाय बगीचे खुल जाएंगे, जूट मिल 100% हो जाएंगे। जितने धर्म स्थान हैं उनके पट जो बंद थे अभी तक वो खुल जाएंगे और उसमें पाबंदी लगा दिया गया कि 10 लोग। कैसे इसको नियंत्रण में रखेंगे? ये संक्रमण महामारी है, इसमें आप अपने मनमानी करेंगे तो ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर भारत में हमले की बड़ी साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आतंकियों के जरिए कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में है और इसके लिए पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी तालिबान से जुड़े आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खबर है कि कश्मीर में हमले के लिए पाकिस्तान के जलालाबाद में करीब 20 आतंकियों को तैयार किया जा रहा है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन आतंकियों को कश्मीर में भेजने की तैयारी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने सीमा पर सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी। लॉकडाउन के बीच बिहार के नवादा में एक कार्यक्रम में कई लड़कियों ने डांस किया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि गांव में हुए इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं किया गया और इस कार्यक्रम का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कई लड़कियां एक मंच पर एक साथ डांस करती दिखाई दी, जबकि मंच के पास खड़े लोग भी झूमते नजर आए। लॉकडाउन की वजह से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम पर रोक है, लेकिन आरोप है कि कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के बारासात में दफ्तर के लिए निकले कई लोगों को बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। राज्य सरकार ने नियमों के तहत दफ्तर तो खोल दिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी, क्योंकि स्टैंड पर बस से ऑफिस जाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। काफी लंबी कतार में लोग बसों के आने के इंतजार में सड़क पर खड़े रहे। बसों का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों में महिलाएं भी शामिल दिखी। हालांकि ज्यादातर लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए। 2 घंटे से ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन बस तो अभी तक नहीं मिल रहा है। जैसे ही एक बस स्टैंड पर पहुंची तो वहां खड़े सभी लोग तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए। ऐसे में ऑफिस वक्त पर पहुंचने की जल्दी में इन लोगों ने एक दूसरे से फासला बनाए रखने का ख्याल नहीं रखा। कुछ यात्री ऐसे भी मिले जिन्हें अस्पताल पहुंचना था। ऐसे लोगों ने राज्य सरकार से ज्यादा बसें चलाने की अपील की। मैं बंगाल सरकार से दरख्वास्त करता हूं, कुछ सियालदा रूट के लिए 2-4 बसें चालू कर दे
ताकि जो किडनी पेशेंट है उसको हॉस्पिटल जाने के लिए सुविधा हो जाए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में तेज गर्मी और ज्यादा लोड पड़ने की वजह से एक ट्रांसफार्मर फट गया। बताया गया कि ट्रांसफार्मर में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और रात के अंधेरे में इलाके में सिर्फ आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। ट्रांसफार्मर के पास एक बिजली के खंभे ने भी आग पकड़ ली। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि आग का खतरनाक मंजर देखकर इलाके के लोग डर गए और उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सीमा विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश कर दी। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी पीएम मोदी से बातचीत हुई, जिससे उनको ऐसा लगा कि चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल के दिनों में कोई बात ही नहीं हुई और दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार 4 अप्रैल को टेलीफोन पर बात हुई थी, जो अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की सप्लाई के बारे में थी। वहीं चीन और भारत के बीच मध्यस्थता की पेशकश को भारत पहले ही ठुकरा चुका है और एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन के साथ सीधी बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश जारी है। Two countries with 1.4 billion people, two countries with very powerful militaries, and India is not happy and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी 10 जून को फैसला करेगी। आईसीसी कोरोना वायरस संकट के बीच T20 वर्ल्ड कप इसी साल करवाने या फिर अभी टालने पर फैसला 10 जून को करेगी। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब ने अपने ही घरों में क्वारंटीन हुए कुछ लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुंबई के पास पालघर में एक मंदिर में पुजारी पर हमला करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि कुछ लोग मंदिर में चोरी के इरादे से आए थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कुछ ढील के साथ और 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में फोन पर बात की। मुझे लगता है कि लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 जून तक बढ़ सकता है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के पिता की कार उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। कार चोरी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग राजधानी के राजेंद्र नगर में गौतम गंभीर के घर के बाहर खड़ी कार को चोरी करते दिखाई दिए। ये कार उनके घर के बाहर पार्किंग में खड़ी थी, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और गाड़ी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। तमाम सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज और इसके साथ ही पुलिस आसपास के जो लोग हैं उससे भी इस मामले में पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरह से यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजस्थान में कोटा के एक इलाके से कर्फ्यू हटने की खुशी में सड़क पर उतरे लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम को ही भूल गए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसे करीब 1.5 महीने बाद हटा लिया गया। और कर्फ्यू हटते ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और सड़क पर इकट्ठा होकर खुशी मनाते दिखाई दिए। कुछ लोग बीच सड़क पर कुर्सियों पर बैठे नजर आए, जबकि कई लोग वहां खड़े दिखे। कर्फ्यू हटने की खुशी में इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि एक आदमी लोगों से बार बार दूरी बनाए रखने की अपील करता रहा, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए, जिनका लोगों ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले भी दूरी बनाए रखने के नियम भूल गए। एक पुलिस वाला तो बिना मास्क पहने लोगों के बीच कुर्सी पर बैठा नजर आया। राजस्थान के सिरोही में एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। तालाब की खुदाई कर रहे मजदूरों ने इसकी जानकारी अजगर पकड़ने वाले को दी और अजगर पकड़ने वाला जब आदमी आया तो उसने डंडे से उसे खींचा और वो पीछे सरक गया। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार अजगर को पानी से बाहर निकाल लिया गया और वन विभाग को जानकारी दी गई। बताया गया कि मजदूर तालाब की खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक अजगर निकलने से वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन अजगर पकड़ने जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। कोरोना के खतरे के बीच डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी दिन रात अपने काम में जुटे हैं, जिनके सम्मान में वायुसेना के 6 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। उन्होंने राजधानी टोक्यो के ऊपर कई चक्कर लगाए। वो सभी अस्पतालों के ऊपर से भी गुजरे और इस दौरान आसमान में कई करतब भी दिखाए।
इन विमानों को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ जुट गई। कुछ लोग वीडियो बनाते भी नजर आए। बताया गया कि कुछ इलाकों में कोरोना के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भेदभाव की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने कोरोना योद्धाओं का एक बार फिर सम्मान करने का फैसला लिया। केंद्र सरकार ने माना कि प्रवासी मजदूरों के गांव लौटने और लॉकडाउन के बाद दी जा रही छूट की वजह से देश में कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव CK मिश्रा ने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में देश में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। CK मिश्रा केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उस एम्पावर्ड ग्रुप यानी अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष हैं, जिसे कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केसेस बढ़े हैं और उसमें कई कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि जो लोग अपने घरों को वापस गए हैं उनमें से कुछ इन्फेक्टेड केसेस हैं। तो ये सिलसिला जो जो खुलेगा ये सिलसिला सामने आएगा और भी आप खोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होंगी तो ये केसेस कुछ आ सकते हैं। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार लगभग 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने में शीघ्र ही सक्षम होंगे और ये धीरे धीरे बढ़ेगी उसके बाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने शवों के साथ हो रही लापरवाही के मामले में दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी। अदालत ने मीडिया में यह मामला आने के बाद खुद ही इसका संज्ञान लिया और कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई उनके शवों के साथ हुई लापरवाही पर दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी और उसी दिन इस मामले में रिपोर्ट दायर की जाएगी। मीडिया ने दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना से मरने वाले 28 लोगों के शवों के रखरखाव में लापरवाही का मुद्दा उठाया था और रिपोर्ट में दिखाया गया था कि ये सभी 28 शव जमीन पर एक के ऊपर एक पड़े हुए थे, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी तय करने और इससे निपटने के लिए की गई तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी। एक महिला ने अपने बच्चे का नाम सोनू सूद के नाम पर रख दिया। सोनू सूद की मदद से मुंबई से बिहार के दरभंगा पहुंची एक गर्भवती महिला ने अपने बच्चे का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया, जिसे सोनू सूद ने सबसे बड़ा सम्मान बताया। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से बहुत जरूरी न होने पर ट्रेन से सफर नहीं करने की अपील की। भारतीय रेल ने यह कहा है कि जो लोग पहले से बीमार हैं या जो बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ट्रेनों में ट्रेवल करने से बचें, गैर जरूरी यात्रा ना करें। जम्मू में एक पुलिस वाले ने गाना गाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए। ये वायरस मांगे जान, ये वायरस मांगे जान, ना निकलो घर से यारो, ना निकलो घर से यारो। जम्मू श्रीनगर हाईवे से रसोई गैस सिलेंडर लेकर गुजर रहे ट्रक में उधमपुर के पास आग लग गई। कुछ ही देर में सिलेंडरों ने आग पकड़ ली और रुक रुक कर उनमें कई तेज धमाके हुए। धमाके इतने जोरदार थे कि 4 से 5 किलोमीटर दूर तक की भी उनकी आवाज सुनी गई और दूर से ही आसमान में धमाके होते नजर आए। हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे में ट्रक ड्राइवर सही सलामत है, लेकिन आग की वजह से कुछ देर तक हाईवे बंद करना पड़ा और बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पा लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गेहूं चावल नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें वादे के बाद भी सरकारी मदद नहीं मिली, जिसके बाद कई महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और धरने पर बैठ गईं। इससे पहले हाथों में आधार कार्ड पकड़े ये महिलाएं ऑफिस के बाहर एक कतार में खड़ी नजर आईं, लेकिन जब इन्हें सरकारी मदद नहीं मिली तो ये दफ्तर के अंदर घुसकर बैठ गईं। महिलाओं की नाराजगी को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आया और फिर इनके नाम नोट किए गए। महिलाओं ने बताया कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो आधार कार्ड लेकर पिछले 2 महीने से सरकारी मदद के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। छोटे छोटे लोग, बच्चे लोग क्या खाएंगे हमारे? तो राशन से अभी कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमारे। हालांकि प्रशासन ने बिना राशन कार्ड वाले लोगों को 2 दिन के अंदर खाने पीने का सामान मुहैया कराने का भरोसा दिया। दिल्ली में कोरोना से मौत की संख्या एक दिन में ही 82 बढ़ गई, जिस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि इन 82 में 69 मौतें पिछले 34 दिनों में हुई, जिसकी सूचना अब सामने आई। ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी, लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। रिपोर्टिंग लेट की गई
तो लेट रिपोर्टिंग की वजह से वो कल की डेथ में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, लेकिन कल की एक्चुअल जो डेथ है वो 13 है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर विधुड़ी ने दावा किया कि सरकार की दलीलों से ही साबित हो गया कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये तो आज और कल में इतनी मौतें नहीं हुई, ये तो पिछली मौतें हैं। तो यही तो कह रही थी बीजेपी कि भाई आप जो है मौतों के आंकड़े को छुपा रहे हैं। तो अब वो बात स्पष्ट हो गई है, सामने आ गई है, और इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रेलवे ने रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव करते हुए यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया। रेलवे की तरफ से बताया गया कि 1 महीने पहले टिकट बुकिंग कराने का नियम खत्म कर दिया गया। अब यात्री 120 दिन यानी 4 महीने पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं। रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव का यह फैसला 31 मई से ही लागू हो जाएगा। 1 जून से चलाई जा रही 200 स्पेशल ट्रेनों पर रिजर्वेशन के ये नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा पहले से चल रही 30 स्पेशल ट्रेनों के लिए भी यात्रियों को यह सुविधा मिल सकेगी। देश भर में लॉकडाउन लागू होने से पहले टिकट बुकिंग के लिए रिजर्वेशन का समय 4 महीने ही था, जिसे बाद में 30 दिन कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से इस रेलवे ने 4 महीने इसे कर दिया। 31 मई से रिजर्वेशन 8 बजे सुबह अगले 4 महीने के लिए 120 दिनों के लिए किया जा सकता है। तो रेलवे के नए आदेश के बाद मान सकते हैं कि पुराने ढर्रे पर, पुराने सिस्टम पर भारतीय रेल की वापसी हो रही है। सीएम योगी ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए कई समझौते किए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कारोबारियों की संस्था के साथ एक बैठक की और गांव लौटे मजदूरों को राज्य में काम देने पर कुछ समझौते किए। असम के एक छात्र संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और राज्य में इनर लाइन परमिट खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती दी। इनर लाइन परमिट के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को असम के कुछ इलाकों में जाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसे केंद्र सरकार ने असम में नागरिकता कानून लागू होने के बाद खत्म कर दिया था। दिल्ली सरकार ने 31 मई के बाद भी भीड़ वाली जगहें जैसे स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर नहीं खोलने की बात कही। दिल्ली सरकार का मानना है कि अभी कुछ चीज़ें जैसे कि सिनेमा हॉल्स हैं या जहाँ पर बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वो उनको भी स्टार्ट ना किया जाए। मलाइका अरोड़ा ने धूप में खड़े होने का अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और धूप से मिलने वाले विटामिन डी को शरीर के लिए जरूरी बताया। उत्तर प्रदेश के उरई रेलवे स्टेशन पर खाने पीने के सामान के लिए मजदूरों में मारामारी शुरू हो गई। मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जा रहे थे, जिन्हें खाने पीने का सामान बांटने के लिए रेलवे की तरफ से उरई स्टेशन पर इंतजाम किया गया था। लेकिन जैसे ही ट्रेन उरई स्टेशन पर रुकी, मजदूरों में सामान पाने के लिए होड़ मच गई। मजदूरों ने कतार बनाकर अपना नंबर आने का इंतजार नहीं किया और सामान बांटने वाले के इर्द गिर्द ही जमघट लगा लिया। ट्रेन 5 मिनट के लिए ही स्टेशन पर रुकी थी। ऐसे में कहीं ट्रेन चल न पड़े और खाना मिलने से पहले ही खत्म न हो जाए, इस डर में भूखे मजदूर कोरोना वायरस के खतरे को ही नजरअंदाज कर बैठे। इंतजाम देखने के लिए मौजूद एक पुलिस वाला मजदूरों को डंडा दिखाता हुआ भी नजर आया, लेकिन उसका मजदूरों पर कोई खास असर नहीं हुआ। खाने पीने का सामान लेने के चक्कर में कुछ मजदूरों ने तो अपनी जान भी जोखिम में डाल दी, क्योंकि इस बीच ट्रेन चल पड़ी और मजदूर भागकर ट्रेन में चढ़ते दिखे। एक महिला और बच्ची भी दौड़कर ट्रेन पकड़ते नजर आए, लेकिन जो सामान उन्होंने लिया था भगदड़ में उसमें कुछ पटरी पर ही गिर गया। एक अन्य महिला तो भागते भागते लड़खड़ा ही गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। एमपी के मुरैना में नगर निगम के कुछ कर्मचारियों पर एक कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में लापरवाही बरतने का आरोप लगा। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया और वो शमशान घाट में चिता को आग देने के दौरान खुद दूर खड़े हो गए और महिला के परिवार वालों ने उसके शव को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार करते वक्त उसके घर वाले कोरोना से बचाव के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली पीपीई किट को पहने भी नजर नहीं आए। उन लोगों को कहा गया था कि ये आप इसके प्रिकॉशंस पहने, अब उन्होंने क्यों किया ये वो ही बता सकेंगे। अंतिम संस्कार से पहले कोरोना मरीज के परिवार वाले ही एक पंडित के साथ मिलकर सारे इंतजाम करते दिखाई दिए, जबकि पीपीई किट पहने मुरैना नगर निगम के कर्मचारी वहां से कुछ दूरी पर खड़े दिखे। हालांकि महिला के रिश्तेदार मुंह को कपड़े और मास्क से ढकने के साथ हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चर्च में भीषण आग लग गई। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया।
जिसने जल्द ही चर्च के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। चर्च के अंदर से आग की भीषण लपटें उठती नजर आईं और उससे निकलने वाले धुएं ने आसपास के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। आग इतनी भयंकर थी कि वो चर्च की छत तक पहुंच गई और वहां से भी तेज लपटें निकलती नजर आईं। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। लपटें इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। आग पर कई ओर से पानी की बौछार की गई। काफी मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझा ली गई। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एहतियातन आसपास के कई घरों को खाली करवा लिया गया। कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र पर टिड्डियों ने गुजरात और मध्य प्रदेश के रास्ते से हमला कर राज्य सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी। टिड्डियों का एक दल मध्य प्रदेश से भंडारा जिले में पहुंचा तो गुजरात से लगे पालघर जिले की सीमा पर भी टिड्डियों का दल देखा गया। महाराष्ट्र पर टिड्डियों का यह हमला इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि ये दोनों जिले राज्य के अलग अलग कोने में, जिनमें भंडारा जिला भी है, जहां एक दिन पहले ही रिहायशी इलाकों के ऊपर से टिड्डियों के दल को गुजरते हुए देखा गया। इसके बाद इस दल ने पेड़ों पर डेरा डाल दिया। टिड्डियों को भगाने के लिए प्रशासन की तरफ से डफली भी बजवाई गई। सूरज ढलने के बाद भंडारा जिले में टिड्डियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर दवा के छिड़काव का अभियान चलाया गया। पेड़ों पर ही टिड्डियों को खत्म करने के लिए दमकल की गाड़ियों की मदद ली गई। रात भर में लाखों टिड्डियों को खत्म कर दिया गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि टिड्डियों का खतरा महाराष्ट्र में टल गया है, क्योंकि टिड्डियों के दल एक नहीं कई राज्यों से उड़ान भर रहे हैं और महाराष्ट्र पर तो ये मुसीबत 2 राज्यों की तरफ से बनी हुई है। इनमें गुजरात भी है। गुजरात की तरफ से टिड्डियों का दल महाराष्ट्र के पालघर जिले की सीमा के पास पहुंच गया। आशंका जताई जा रही है कि अगर पालघर में टिड्डियों का आतंक बढ़ा तो मुंबई पर भी खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुंबई और पालघर के बीच केवल 100 किलोमीटर की ही दूरी है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश गुजरात से आने वाले टिड्डियों के दलों को पालघर में ही खत्म करने की है। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट से भी टिड्डियों का एक दल भंडारा जिले में पहुंच चुका है। इसे देखते हुए पड़ोस के गोंदिया जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर भंडारा से गोंदिया में टिड्डियों के दल पहुंच गए तो फिर आशंका है कि छत्तीसगढ़ भी टिड्डियों के निशाने पर आ जाएगा, क्योंकि गोंदिया जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, जिसे देखते हुए वहां भी तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि टिड्डियों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश शुरू हो चुकी है। जहाँ जहाँ आने की संभावना है वहाँ अलर्ट किया जाता है और जब आती है तो कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है तो की जाएगी। लद्दाख में चीन और भारत के जवान आमने सामने हैं और बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कोरोना संकट के बीच चीन से जारी विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने चीन के साथ तनाव पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल ने भारत सरकार से पूरे विवाद पर अपना रुख साफ करने की अपील की। राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस के नेता जयवीर शेरियल ने भी पार्टी की मांग दोहराई। आज देशवासियों को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चल रहा है उसके बारे प्रेसिडेंट ट्रंप से सुनना पड़ रहा है और हमारी अपनी सरकार चुप्पी धारे बैठी है। आज स्पष्ट कर देना चाहिए मोदी सरकार को कि चीन के प्रति हमारी क्या रणनीति है, क्या विदेश नीति है, क्या कूटनीति है। ये लुक्का छिपी का खेल खेलना अपने देशवासियों से बंद करें। राहुल गांधी के ट्वीट और कांग्रेस के तेवर पर बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया। शाहनवाज हुसैन ने विदेश नीति से जुड़े मामलों में राहुल पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। विदेश नीति के मुद्दे पर कभी भी विपक्ष इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करता है। राहुल गांधी जी को मालूम होनी चाहिए कि भारत पूरी तरह सक्षम है अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए और जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। नौकरी के लिए दिल्ली से गुरुग्राम में जाने की कोशिश कर रहे सैकड़ों मजदूरों को गुरुग्राम पुलिस ने रोक दिया। इनमें कई मजदूर गुरुग्राम प्रशासन से मूवमेंट पास भी बनवा चुके हैं, जिन्हें दिखाकर वो पिछले कई दिनों से बॉर्डर पार कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें गुरुग्राम में घुसने से रोक दिया गया। आपको जब दाखिल नहीं करने देना है तो आपने जब पूछा नहीं कि क्यों नहीं दाखिल होने देना? वो बोल रहे हैं सर कि बॉर्डर सील है, तो बॉर्डर सील है तो सर बाइक वाले जा रहे हैं, कार वाले जा रहे हैं, सिर्फ साइकिल वाले पैदल वाले के जाने नहीं दे रहे हैं सर। ऐसा तब हुआ जब गुरुग्राम का बॉर्डर पार करने की छूट दी गई थी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से लोग बिना किसी पूछताछ के बॉर्डर पार कर रहे थे, लेकिन आरोप यह है कि पैदल और साइकिलों से जा रहे लोगों को लौटा दिया गया। गरीब आदमी सब साइकिल वाले आदमी इसलिए रोक रहा है। उनका हरियाणा पुलिस का कहना है कि बाइक लेके आओ,
बाइक अगर हम लोग के पास नहीं तो हम लोग कैसे जाएंगे ड्यूटी। जब बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं मिली और भारी भीड़ जमा होने लगी तो दिल्ली पुलिस ने लोगों को बॉर्डर से हटा दिया और उनसे घर जाने की अपील की। अब दिक्कत यहाँ जो सामने थी वो दिल्ली पुलिस के सामने थी, क्योंकि ये बॉर्डर पे खड़े थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई नहीं कर रहा था, इसलिए अब दिल्ली पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, इन्होंने इससे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने घरों में जाए, जब हरियाणा में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। हालांकि बाद में गुरुग्राम बॉर्डर को पूरी तरह सील कर बाकी गाड़ियों को भी रोक दिया गया। लॉकडाउन के बीच जॉर्डन सरकार ने 5 जून से मस्जिदों और गिरजाघरों को खोलने का फैसला लिया। कोरोना वायरस की वजह से वहां सभी धार्मिक स्थल करीब 2 महीने से बंद पड़े थे, जिन्हें सरकार ने कुछ शर्तों के साथ खोलने का फैसला किया। इसके पहले बंद मस्जिदों और गिरजाघरों पर फैसला लेने के लिए कुछ धार्मिक गुरुओं के साथ एक बैठक की गई, जिसमें 5 जून को जुम्मे की नमाज मस्जिदों में अदा करने की इजाजत दी गई। इसी तरह 5 जून से गिरजाघरों में भी प्रार्थना करने की मंजूरी दे दी गई। قرر خلال الاجتماع إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من يوم الجمعة। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में ई रिक्शा बनाने वाली एक कंपनी ने कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शाओं में बदलाव किए। आमतौर पर एक ई रिक्शा में 4 लोगों के बैठने की जगह होती है और उनके बीच ज्यादा दूरी भी नहीं रहती। लेकिन गाजियाबाद की एक कंपनी ने ई रिक्शा की बनावट में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हर रिक्शे को बीच से 4 हिस्सों में बांटा गया। इसके लिए उनमें प्लास्टिक की शीट और लोहे की पतली चादर इस तरह लगाई गई ताकि उनमें बैठे 4 लोग एक दूसरे को देख भी न सकें। इसके अलावा हर रिक्शे में एक मशीन भी लगाई गई जिससे ई रिक्शे को सैनिटाइज किया जा सके। कंपनी का दावा है कि ई रिक्शों की बनावट में बदलाव के बाद भी उनकी कीमत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कोरोना संकट में ये लोगों के लिए काफी कारगर होगा। 5-5.5 हज़ार में आप अपना जो अभी आपके पास रिक्शा है उसे भी मॉडिफाई करा सकते हैं और नया रिक्शा लेंगे तो उसमें 5-5.5 हज़ार रुपए ऐड होंगे आपके। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के अगले चरण में सब कुछ बंद होने की खबरों को खारिज कर दिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने उन अटकलों को अफवाह बताया जिनमें दावा किया गया था कि 1 जून के बाद 5वां लॉकडाउन शुरू होगा और फिर सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन ने कई मजदूरों को 10 बसों के जरिए यूपी में उनके गांव भिजवाने में मदद की। हरियाणा में करनाल रेलवे स्टेशन पर बैठे एक मजदूर और उसके बच्चों को रेलवे कर्मचारियों ने खाना खिलाया और प्रशासन की मदद से उन्हें शेल्टर होम पहुंचाया। गुजरात के वलसाड़ में जनवरी में हुई 7 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने छोटा राजन गिरोह के 2 लोगों को पकड़ लिया। बेंगलुरु में फंसे करीब 1500 मजदूर जोधपुर अपने गांव लौट आए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। जो लोग पिछले इतने दिनों से अपने परिवार के साथ में मिलना चाहते थे, इस कठिन संकट के काल में परेशान थे, उनको निश्चित रूप से बहुत राहत महसूस हुई। हैदराबाद में एक रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घूमता दिखने के बाद पुलिस ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। दिल्ली में रेलवे के एक दफ्तर में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद 2 दिन तक कुछ इमारतों को सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां और कोरोना महामारी का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में जनधन खाते, मुफ्त गैस और बिजली कनेक्शन के अलावा गरीबों के लिए मकान और शौचालयों बनाने का जिक्र किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स जैसी मांगों को पूरा करने की बात भी कही। पीएम मोदी ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, कामगारों के लिए किए गए कामों का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना की वजह से लॉकडाउन में नियमों का पालन करने पर देशवासियों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम लिखी अपनी चिट्ठी में कोरोना महामारी का जिक्र भी किया। उन्होंने पत्र में लिखा, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है।
ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम लिखी चिट्ठी में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए लिखा कि इन परिस्थितियों में आज ये चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी। लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारत के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपनी चिट्ठी में मजदूरों का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा कि निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा ना हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर, भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बन जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। ये एक बड़ा कारण है कि भारत आज दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम लिखे पत्र में लिखा, साल 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालते हुए देखा हुआ है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वो कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम चिट्ठी में आगे लिखा कि बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।